नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक अमरकांत द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है दोपहर का भोजन। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझते हैं। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और फिर अपने दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर जमीन पर चलते हुए चींटे चींटियों को देखने लगी। तभी अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। फिर वह एक शराबी की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर जल्दी से पीने लगी। खाली पानी उसके कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर वहीं जमीन पर लेट गई। लगभग आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसने राहत की सांस ली। फिर वह बैठ गई और अपनी आंखों को मल मल कर इधर उधर देखने लगी और फिर उसकी नजर बरामदे में आधे टूटे हुए खटिया पर सोए हुए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर पड़ी। उस लड़के के गले और छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे और बेजान पड़े थे और उसका पेट हांडी की तरह फूला हुआ था और उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर कई सारी मक्खियां उड़ रही थी। फिर सिद्धेश्वरी उठी और अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर अपना एक फटा और गंदा ब्लाउज डाल दिया और कुछ मिनट सुन्न खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली की तरफ देखने लगी। 12 बज चुके थे। धूप काफी तेज थी और कभी कभी एक दो व्यक्ति अपने सिर पर तौलिए रखते हुए या फिर बड़ी मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ सामने से गुजर जाते थे। 10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही और फिर उसके चेहरे पर बेचैनी सी छा गई और उसने आसमान और कड़ी धूप की ओर चिंता भाव से देखा। कुछ क्षण बाद जब उसने सिर को दरवाजे से काफी आगे बढ़कर गली के किनारे की तरफ देखा तो उसका बड़ा लड़का रामचंद्र धीरे धीरे घर की तरफ नजर आया। फिर सिद्धेश्वरी ने एक लोटा पानी बरामदे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी से लिपने पोतने लगी। वहां पीढ़ा रखकर उसने अपने सिर को दरवाजे की तरफ घुमाया ही था कि रामचंद्र ने घर के अंदर कदम रखा। फिर रामचंद्र आकर वहीं चौकी पर बैठ गया और फिर वहीं लेट गया। उसका मुंह लाल था, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके फटे पुराने जूतों पर धूल जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उसके पास जाए और वह वहीं से डरी हुई हिरनी की तरह सिर उचकाकर और घुमाकर अपने बेटे को बड़ी व्याकुलता से देखती रही। लेकिन लगभग 10 मिनट बीतने के बाद भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। फिर उसने पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर वह डर गई। फिर उसकी नाक के पास हाथ रख दिया। उसकी सांस ठीक चल रही थी। फिर उसके सिर पर हाथ रखकर देखा तो उसे बुखार नहीं था। इसके बाद हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने अपनी आंखें खोली। जब रामचंद्र ने अपनी मां की तरफ देखा तो वह तुरंत उठ गया। फिर वह अपने पैरों से जूते निकालने के बाद लोटे के जल से हाथ पैर धोया और चौकी पर आकर बैठ गया। फिर सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से डरते हुए पूछा, खाना तैयार है, यहीं लाऊं क्या? फिर रामचंद्र ने उठते हुए प्रश्न किया, बाबूजी ने खाना खा लिया? फिर सिद्धेश्वरी ने चौके की तरफ भागते हुए उत्तर दिया, वे अभी आते ही होंगे। इसके बाद रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया। रामचंद्र की उम्र लगभग 21 वर्ष थी। वह लंबा और दुबला पतला था। वह गोरा रंग का था। उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी थी और होठों पर झुर्रियां थी। वह एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। फिर सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली लाकर उसके सामने रख दी और उसके पास ही बैठकर पंखा हौंकने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर एक दार्शनिक की तरह देखा। उसकी थाली में कुल 2 रोटियां, एक कटोरा भर के पनियाई दाल और चने की सब्जी थी। फिर रामचंद्र ने रोटी के पहले टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? दरअसल मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। वह 18 वर्ष का था और वह इस साल हाई स्कूल की परीक्षा देने की तैयारी कर रहा था। वह कब से घर से गायब था वह तो किसी को मालूम नहीं था। यहाँ तक कि सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। लेकिन सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से झूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। मोहन का दिमाग बड़ा तेज है और 24 घंटे पढ़ने में ही उसका ध्यान लगा रहता है। यह सुनकर रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा। वह खाने का टुकड़ा अपने मुंह में रखकर एक गिलास पानी पी गया। फिर वह खाना खाने में लग गया। वह खाने के काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर धीरे धीरे चबा रहा था। कुछ क्षण बीतने के बाद सिद्धेश्वरी ने डरते हुए पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? फिर रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी मां को देखा और फिर अपने सिर को नीचे करके बोला, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। धूप काफी तेज हो गई थी। घर के आंगन के ऊपर आसमान में बादल के 1-2 टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। बाहर की गलियों से गुजरते हुए
खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी और खटिए पर सोए हुए बालक की सांस का खरखर शब्द सुनाई दे रहा था। फिर रामचंद्र ने अचानक अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए पूछा, प्रमोद खाना खा लिया? फिर सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की तरफ देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ उसने खाना खा लिया। फिर रामचंद्र ने पूछा, वह रोया तो नहीं था? लेकिन सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से झूठ कहा, आज तो सचमुच नहीं रोया, वह बड़ा ही होशियार हो गया है। वह कहता था कि बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा। फिर सिद्धेश्वरी इसके आगे कुछ नहीं बोल सकी, जैसे कि उसके गले में कुछ अटक गया हो। फिर सिद्धेश्वरी ने कहा, कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी और फिर उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। फिर रामचंद्र ने थोड़ा आश्चर्य के साथ अपनी माँ की तरफ देखा और फिर अपना सिर नीचे करके तेजी से खाना खाने लगा। जब रामचंद्र के थाली में रोटी का केवल एक टुकड़ा बच गया था तो सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र से प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। लेकिन रामचंद्र ने मना करते हुए हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है, बस अब नहीं। फिर सिद्धेश्वरी ने जिद की, अच्छा आधी ही सही। फिर रामचंद्र गुस्से में आकर बोला, ज्यादा खिलाकर बीमार करने का इरादा है क्या? तुम जरा भी इस बारे में नहीं सोचती हो, बस अपनी ही जिद पर अड़ी रहती हो। अगर मुझे भूख और लगती तो क्या मैं और रोटी नहीं ले लेता? यह सुनकर सिद्धेश्वरी जहां पर थी वहीं बैठी ही रह गई। फिर रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से अपना हाथ खींच लिया और फिर लोटे की तरफ देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। फिर सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। फिर रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर अपने हाथ को थाली में रख दिया। कुछ क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर अपनी आंखों से देखा और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस तरह से रख लिया जैसे वह भोजन का कौर ना होकर पान का बीड़ा हो। सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन घर आते ही अपने हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह सांवला रंग का था और उसकी आंखें छोटी थी। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की ही तरह दुबला पतला था, लेकिन उतना लंबा नहीं था। वह अपने उम्र के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? तुम्हारा भैया पूछ रहा था। फिर मोहन ने रोटी के एक बड़े कौर को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक भारी आवाज में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, मैं तो यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं पर बैठकर पंखा डुलाती हुई इस तरह बोली जैसे कि वह सपने में बड़बड़ा रही हो कि बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि मोहन बड़ा दिमागी होगा, 24 घंटे पढ़ने में ही उसका ध्यान लगा रहता है। यह कहकर उसने अपने मंझले लड़के मोहन की तरफ इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। फिर मोहन अपनी माँ की तरफ देखकर धीमी हंसी में हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई 2 रोटियों में से एक रोटी, कटोरे की 3/4 दाल और ज्यादातर सब्जी खा चुका था। उस समय सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। सिद्धेश्वरी को अपने इन दोनों लड़कों से बहुत डर लगता था। तभी अचानक उसकी आंखें भर आई और वह दूसरी तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद जब सिद्धेश्वरी ने मोहन की तरफ देखा तो उस समय मोहन लगभग अपना खाना समाप्त कर चुका था। फिर सिद्धेश्वरी ने पूछा, एक रोटी देती हूँ। फिर मोहन ने रसोई की तरफ अपनी रहस्यमयी आंखों से देखा और फिर धीमा स्वर में बोला, नहीं। फिर सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी ही ले लो, तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी। फिर मोहन ने अपनी माँ को गौर से देखा और फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं, बस अब मुझे भूख नहीं। तुमने रोटियां ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, पता नहीं कैसी लग रही है। अगर तुम चाहती हो तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दो, दाल बड़ी अच्छी बनी है। फिर सिद्धेश्वरी ने कुछ कहे बिना ही कटोरे को दाल से भर दिया। मोहन कटोरे को मुंह से लगाकर दाल पी ही रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद अपने जूते को घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। फिर सिद्धेश्वरी ने अपने सिर पर साड़ी को थोड़ा नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर और पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। मुंशी चंद्रिका प्रसाद को 2 रोटियां, कटोरा भरकर दाल और चने की तली तरकारी परोसा गया। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठते हुए रोटी के एक एक कौर को इस तरह चबा रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली करती है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद लगभग 45 वर्ष के थे, लेकिन देखने में 50-55 के लगते थे। उनका शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। उनकी गंजी खोपड़ी आईने की तरह चमक रही थी। उन्होंने अपनी गंदी धोती के ऊपर कुछ साफ बनियान पहने थे। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल पीते हुए सिद्धेश्वरी से पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? उस समय सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है। फिर वह पंखे को थोड़ा जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कि कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। उसने आपके बारे में बोला
कि बाबूजी देवता के समान है। यह सुनकर मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। फिर उन्होंने पूछा, ये क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। उस समय सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। वह पागलपन की रोगियों की तरह बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो बड़का की बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा सम्मान होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। मुंशी जी दाल लगे अपने हाथ को चाट रहे थे कि उन्होंने सामने की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है। वैसे बचपन में वह बड़ा शरारती भी था। वह हमेशा खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन यह भी बात थी कि मैं जो भी उसे सबक याद करने को देता था तो उसे कंठस्थ रखता था। लेकिन सच तो यह है कि हमारे तीनों लड़के काफी होशियार है। प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वह अचानक जोर से हंस पड़े। मुंशी जी 1.5 रोटी खाने के बाद एक कौर भी खाने नहीं सक रहे थे। कुछ कठिनाई होने पर उन्होंने 1 गिलास पानी पिया और फिर खरखर खांस कर खाने लगे। फिर दूर से किसी आटे की चक्की की आवाज सुनाई दे रही थी और पास के नीम के पेड़ पर बैठा कोई एक पंडूक, मतलब कबूतर की तरह का प्रसिद्ध पक्षी लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, सभी चीजें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह बड़ी तेजी से बात करे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में ना जाने कैसा डर समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और आज शाम को उस मौन व्रत को तोड़ने वाले हो। फिर सिद्धेश्वरी बोली, ऐसा लग रहा है जैसे अब बारिश नहीं होगी। तभी मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा और फिर उदासी स्वर में कहा, मक्खियां बहुत हो गई है। फिर सिद्धेश्वरी ने कहा, फूफा जी बीमार है, उनका कोई समाचार नहीं आया। फिर मुंशी जी ने सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई, लड़का एमए पास है। यह सुनकर सिद्धेश्वरी चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। तब तक उनका खाना समाप्त हो गया था। फिर सिद्धेश्वरी ने पूछा, बड़का की कसम 1 रोटी देती हूँ, अभी बहुत है। फिर मुंशी जी ने अपनी पत्नी सिद्धेश्वरी की तरफ अपराधी के समान और रसोई की ओर तिरछी नजर से देखा। इसके बाद वे किसी उस्ताद की तरह बोले, रोटी रहने दो, मेरा पेट काफी भर चुका है। अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत उब भी गई है। तुमने व्यर्थ में कसम खा ली है। खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूँ। गुड़ होगा क्या? फिर सिद्धेश्वरी ने कहा, हांडी में थोड़ा सा गुड़ है। फिर मुंशी जी ने बड़े उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी और स्वाद भी बदल जाएगा, साथ ही साथ पाचन शक्ति भी ठीक होगा। हाँ, रोटी खाते खाते परेशान हो गया हूँ। यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगे। मुंशी जी के खाना खाने के बाद सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर रसोई घर की जमीन पर बैठ गई। फिर उसने देगची में रखे दाल को कटोरे में डाल दिया और छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे भी अपने पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी उसने पास खींच लिया और उसमें केवल 1 रोटी बची थी। मोटी और जली रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान बरामदे में सोए हुए प्रमोद की तरफ आकर्षित हो गया। उसने अपने लड़के प्रमोद को कुछ देर तक बिना पलक झपकाए देखा और फिर रोटी को 2 बराबर टुकड़ों में विभाजित कर दिया। उसने रोटी के एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और फिर रोटी के दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। इसके बाद वह 1 लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला कौर मुंह में रखा और फिर पता नहीं कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उस समय सारा घर मक्खियों से भनभना रहा था। घर के आंगन की अलगनी पर एक गंदी सी साड़ी टंगी थी जिसमें कई सारे छिद्र छिपाने के लिए प्रयुक्त कपड़े का छोटा सा टुकड़ा लगा हुआ था। उस समय दोनों बड़े कहाँ थे यह पता नहीं था। बाहर के कमरे में मुंशी जी बड़े निश्चिंत होकर सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पहले मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्क के कार्य से उनको निकाल दिया ना हो और शाम को उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।